हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो आज फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, 17th बीपीएससी की जो है क्लासेस चल रही हैं। तो जिसमें कि फ्रेंड्स मैंने आपको मुगल शासन व्यवस्था की आज क्लास कराऊंगी। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया था मुगल साम्राज्य का इतिहास। ठीक है, मुगल साम्राज्य के इतिहास के बारे में, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, नूरजहां, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी के जीवन परिचय के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या क्या इनका इतिहास में योगदान रहा, तो सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में करा दिया है। आज की क्लास जो है फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊंगी मुगल शासन व्यवस्था, किस प्रकार से मुगल शासन में व्यवस्था चल रही थी। तो आज की क्लास जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे मुगल शासन व्यवस्था में। तो मंत्री परिषद को विराजत कहा जाता था। ठीक है, मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था मुगल शासन व्यवस्था में? तो विराजत कहा जाता था। इसके बाद आता है बाबर। बाबर के शासन काल में क्या था? वजीर पद को काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके बाद कहता है जो सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि औरंगजेब के समय में असद खान के सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। फिर जो मीर बख्शी था, मीर बख्शी द्वारा सरखद नाम के पत्रों पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था। मतलब कि फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी जितने भी वहाँ पे सेना थे, उनको वेतन कैसे मिलता था? जो मीर बख्शी द्वारा सरहद नाम के पत्र पर अगर हस्ताक्षर के बाद ही उनको, सेना को क्या, हर महीने पर वेतन मिलता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड, जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है लगानहीन भूमि मदद ए मास का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान कौन था? तो मीर समान था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का जो प्रधान था उसको क्या कहा जाता था? उसको दरोगा या डाक चौकी कहलाता था। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया कि औरंगजेब के समय में जो असद खान थे वो सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य रहते थे। ठीक है, इसके बाद जो मंत्री परिषद को विराजत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर का जो पद रहता था वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता था? महत्वपूर्ण रहता था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हम बात करेंगे मुगल काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य, कौन कौन से अधिकारी को क्या क्या कार्य सौंपा गया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। तो पहले कौन से पद के बारे में बात करेंगे? सूबेदार, दीवान, बख्शी, फौजदार, अमील या अमलगुजार, कोतवाल, सिकदार और आमीन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ बात हो रही है सूबेदार के बारे में। तो सूबेदार जो था वो प्रांतों में शांति स्थापित करना चाहता था और प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था, जिसको सूबेदार कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे दीवान। तो जो दीवान होता था प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था, जिसको सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह किया जाता था। नेक्स्ट कह रहा है बख्शी। बख्शी का जो पद होता था फ्रेंड्स, वो प्रांतीय सैन्य प्रधान रहता था, उसको बख्शी कहा जाता था। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स फौजदार। फौजदार क्या करते थे? जो जिले का प्रधान होता था और फौजी अधिकारी होता था, उसको फौजदार कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है अमील या अमल गुजार, जिसे जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी कहा जाता था। नेक्स्ट आते हैं कोतवाल। कोतवाल क्या होते थे फ्रेंड्स? वो नगर के प्रधान होते थे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स सिकदार। सिकदार जो होते थे वो परगाने का प्रमुख अधिकारी होता था। नेक्स्ट आता है अमील। अमील जो होते हैं फ्रेंड्स, वो ग्रामों के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करता था। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया कि मुगल काल में जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे उनके क्या क्या कार्य थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहता है प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार में, सरकार का परगान या महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, जिसे मायदा या ती कहते थे। मवदा के अंतर्गत जो छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। शाहजहां के जो शासनकाल में सरकार एवं परगान के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल सम्राट की समस्त भूमि क्या हुई थी? 3 वर्गों में विभाजित कर दी गई थी। ठीक है,
तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है यहाँ पे खालसा भूमि। जो खालसा भूमि होती थी वो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहती थी। फिर यहाँ कह रहा है जागीर भूमि। जागीर भूमि जो होती थी वो तनख्वाह के बदले दी जाती थी। इसके बाद आता है सयूर गल या मदद ए मासा। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये जो होती थी अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि थी। इसे मिल्क भी कहा जाता था, ठीक है, जिसे मिल्क का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी और इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था, ठीक है, जिसको क्या कहते थे, करोड़ी नामक अधिकारी। करोड़ी नामक अधिकारी का कार्य क्या होता था, इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम क्या करना था, वसूल करना होता था। नेक्स्ट है 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की न्यूकर प्रणाली प्रारंभ की थी और इस व्यवस्था को टोड रमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था, जैसे कि पोजल, पोलज, परती, चाचर और बंजर, ठीक है। तो पोजल भूमि कैसी होती थी, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी और वर्ष में 2 बार फसल होती थी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी परती भूमि। परती भूमि कैसी होती थी, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। इसके बाद आता है आपका चाचर भूमि। चाचर भूमि जो होती है फ्रेंड्स, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी, ठीक, इसको चाचर भूमि कहा जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका आता है बंजर भूमि। बंजर भूमि किसे कहते हैं फ्रेंड्स, यह वह खेती होती है जिसमें भूमि नहीं की जाती या इस पर क्या होता है, लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 से 71 ईस्वी में टोड रमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्त कर प्रारंभ की थी और इसमें क्या किया था, कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे, ठीक है। 2 श्रेणी में इन्होंने निर्धारित किया था, जिसको एक को तहसील और दूसरे को तहसील कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहे हैं कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था। इसके बाद मुगल काल में जो कृषक 3 वर्गों में विभाजित था, किस प्रकार से, पहला खुद कासत, तीसरा पाही कासत, तीसरा क्या था, मंजूरियन। तो पहला जो खुद कासत था, इसमें क्या होता था, इसमें जो किसान होते थे, किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। और पाही कासत ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे, जहां जैसे मुजारिया, खुद कासत कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। अन्ना सिक्के का प्रचलन जो है वो शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपने एवं नूरजहां का नाम भी अंकित करवाया था। इसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स कि जो मुगल कालीन लगान वसूली करने की व्यवस्था थी वो जैसे गल्ला बख्शी, नसक, जब्ती, तो इन सब तरीकों से की जाती थी। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं गल्ला बख्शी क्या होता है, ठीक है। तो गल्ला बख्शी के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे गल्ला बख्शी दिया गया है, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था और इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था और यह व्यवस्था जो है बंगाल में ही थी। इसके बाद कह रहा है जब्ती। जब्ती जो होता था, इसमें बोई गई जो फसल होती थी, फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था, ठीक है। जो कैसे लिया जाता था, नगद लिया जाता था। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया गया है, सबसे बड़ा जो सिक्का है सांबंस सोना का था और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का जो है वो इलाही था, ठीक है। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार जो था चांदी का सिक्का था और दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था और 1 रुपए में 40 दाम होते थे, ठीक है। 1 रुपए में कितने, 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्ति, पहला पैदल सेना, दूसरा घुड़सवार सेना, तीसरा तोपखाना और चौथा क्या थी, हाथी सेना, ठीक है। इस 4 प्रकार की मुगल सेना हुआ करती थी। नेक्स्ट कह रहा है मुगल कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी और इससे जो है अकबर ने प्रारंभ किया था। इसके बाद कह रहा है 10 से 500 तक जो मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार थे उन्हें 500 से 25,000 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर ए आजम कहलाते थे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है जात से व्यक्ति को वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञात होना था। सवार पद से घुड़सवार दास्तों की संख्या का ज्ञान होता था और अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की जगह 79 थी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कह रहा है कि जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की
सर्वप्रथम यह पद जो था महातब खां ने को दिया था। ठीक है, जैन की 2 अस्पा और सिंह अस्पा की जो व्यवस्था थी, इसको जो है सर्वप्रथम यह पद जो है महातब खां को दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है आपका मुगल शासन व्यवस्था कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ से कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, अन्यथा मैं आपकी जो नेक्स्ट क्लास जो फ्रेंड्स होने वाली है ना आपकी, तो फ्रेंड्स मैं आपको जो है 10-10 क्वेश्चन एक चैप्टर एक पॉइंट का, ठीक है, 10 क्वेश्चन करवाऊंगी। उसमें आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, आप लोग आंसर बताएंगे तो मैं आंसर कहूँ, गलत रहेगा तो आपको गलत का आंसर बताऊंगी, सही रहेगा तो उसका भी आंसर बताऊंगी। तो वो क्लास फ्रेंड्स आपकी चलने वाली है। मैं आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। तो अभी आपकी यहाँ पे जो है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे मराठों का उत्कर्ष। ठीक है, यह आपका लास्ट चैप्टर बचा है मध्यकालीन भारत का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत के बारे में। ठीक है, तो चलिए मराठों का उत्कर्ष हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम बात करते हैं मराठों का उत्कर्ष। मराठों का उत्कर्ष क्या है फ्रेंड्स? मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी थे। शिवाजी का जो जन्म है वो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्गा जुन्नार के समीप में हुआ था। और शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोंसले, एवं माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। शाहजी भोंसले की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तुकाबाई मोहिते था। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं शिवाजी के गुरु कौन थे? कोटदेव थे। और आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर जो है गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो देखिए जो शिवाजी थे इनका जो है आध्यात्मिक क्षेत्र क्या था? शिवाजी के आचरण पर जो है गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। और मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक थे वो कौन थे? शिवाजी थे, जिनका जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था और शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, चलिए इसके आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट दे रहा है कि शिवाजी का जो विवाह है वो साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। और शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। और अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर में तोरण नामक पहाड़ी किले का अधिकार किया था। इसके बाद कह रहा है 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट कह रहा है कि बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। नेक्स्ट कह रहा है कि शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी। और शिवाजी ने जो है सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में लूट लिया था। और फिर क्या कहता है यहाँ पे पुरंदर की जो संधि होती है 1665 ईस्वी में, इसमें महाराज जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न होती है। फिर कहता है 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया था। ठीक है, 1672 ईस्वी में क्या होता है? जो शिवाजी होते हैं वो पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लेते हैं। फिर 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। और मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे हम बात करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पे देखिए दिया गया है महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन कौन थे। तो देखिए महाराष्ट्र के जो प्रमुख संत हैं, पहले ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, उसके बाद नामदेव, फिर एकनाथ, फिर तुकाराम, फिर रामदास। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञानदेव या फिर ज्ञानेश्वर के बारे में बात करेंगे, जो 1275 से 1296 ईस्वी में देखिए इन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन के जनक हैं वो मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी इन्होंने, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नामदेव आते हैं। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी में, इनके आराध्य देव जो हैं पंढरपुर के बिठोवा या विट्ठल विष्णु के रूप में थे। बिठोवा या विट्ठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स एकनाथ, जो कि 1533 से 1599 ईस्वी में इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। नेक्स्ट फ्रेंड्स हैं तुकाराम, जो कि 1598 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी, जिन्हें अभंग कहा जाता है। और ये अभंग जो है वो भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। नेक्स्ट है आपके रामदास जी, जो 1608 ईस्वी से 1681 ईस्वी तक महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि। दशाबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। ठीक है,
तो ये मैंने अन्य अन्य आपको प्रमुख संतों के बारे में बताया, जिनकी जो कार्यकृतियाँ कैसे कैसे रही, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो शिवाजी हैं, शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से वे 16 अगस्त 1666 में भाग निकले थे। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। कितने वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी? 53 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवाओं का जो पद होता था सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया और शिवाजी की जो सेना थी 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पहला था पांगा सेना, तीसरा था सिलहदार, तीसरा था पैदल। तो पांगा सेना क्या होती थी? वो नियमित घुड़सवार सैनिक होती थी, और सिलहदार जो होती थी वो अस्थायी घुड़सवार सैनिक थी, और तीसरा जो थी पैदल सेना चलती थी। ठीक है, अब देखिए अष्टप्रधान जो होते थे, इनके जो शिवाजी के जो मंत्रिमंडल जो अष्टप्रधान होते थे वो कैसे कैसे होते थे? 8 प्रधान कौन कौन से होते थे? तो देखिए पहले होते थे क्या? पेशवाओं यानी कि प्रधानमंत्री, जो राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था को देख रेख करते थे। नेक्स्ट है आपका आता है सरीय नौबत यानी कि सेनापति, जो सैन्य प्रधान होता था। इसके बाद आते हैं अमात्य, अमात्य यानी कि राजस्व मंत्री, जो आय व्यय का लेखा जोखा रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं आपके वाक्यायनवीस। वाक्यायनवीस क्या करते हैं फ्रेंड्स? से सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद आता है चिटनीस। चिटनीस जो है फ्रेंड्स ये राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। नेक्स्ट आते हैं मुंतन, सुनतन, सुमंत क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो विदेशी मंत्री होते हैं। फिर पंडित राव आते हैं जो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे है न्यायाधीश, यानी कि न्याय विभाग का प्रधान जो होता था उसको न्यायाधीश कहा जाता था। ठीक है, अब चलिए आगे नेक्स्ट इसके आगे हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है शिवाजी की जो कर व्यवस्था को मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा क्या किया था? माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग को आरंभ किया था। नेक्स्ट कह रहे हैं कि शिवाजी के समय जो है कुल उपज का 33% भाग जो है वो राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो कि बढ़ा करके 40% कर दिया गया था। इसके बाद कह रहा है कि चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर जो है वो शिवाजी के द्वारा चलाया गया था। चौथ क्या होती है फ्रेंड्स? देखिए काफी बार पूछा गया एग्जाम में। तो किसी एक क्षेत्र को बर्बाद ना करने के बदले दी जाने वाली रकम को क्या? चौथ कर कहा जाता था। और सरदेशमुखी क्या है? तो इसका हक का दावा करने वाले जो हैं करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्राप्त करना चाहते थे। शिवाजी ने जो है फ्रेंड्स, शिवाजी ने मुगल व्यापारियों केंद्र सूरत को 2 बार 1664 और 1670 में लूटा था। ठीक है, मुगल व्यापारियों को शिवाजी ने कितनी बार लूटा था? 2 बार लूटा था, एक बार 1664 में, एक बार 1670 में। इसके बाद कह रहे हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था संभाजी हुए। संभाजी थे। संभाजी के ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया गया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखरबा खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट कह रहा है संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, तो देखिए जो शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी हुए। संभाजी जो कि हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए थे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है। नेक्स्ट देखिए शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी कौन कौन थे? तो हवलदार, सरेनोबत और सवनीस। तो देखिए इनका कार्यकाल किस प्रकार था? तो हवलदार थे, वो किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करते थे। इसके बाद नेक्स्ट आके आते हैं दूसरा जो है सरेनोबत जो है वो किले की सेना का नेतृत्व करते थे। फिर आपके आते हैं सवनीस। सवनीस जो है किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवस्था, व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था और राजा राम जो है वो मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया था। राजा राम की जो मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी जो है ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक करवा कर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षक बन गई। फिर 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट में मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। फिर उसके बाद क्या करता है, साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ,
जिसमें साहू विजय हुआ। ठीक है, साहू कौन था फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बीपीएससी में। साहू कौन था, तो साहू औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र थे। ठीक है, कौन था, संभाजी का पुत्र था कौन, साहू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलिए मैं आपको बताती हूँ आगे क्या होता है कहानी। आगे जो साहू थे, साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी में सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। फिर साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पर पहले क्या होता था, पेशवा के साथ वंशानुगत हो गया था। फिर उसके बाद पेशवा पुणे में रहता था। उसके बाद कह रहा है कि 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। फिर कह रहा है इनकी मृत्यु जो है 1720 ईस्वी में हुई और इनके बाद जो है पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल सम्राट की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्न से क्या होगा, मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक कर फहराने लगेंगी। और उत्तर में साहू ने क्या कहा कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के रूप में योग्य पुत्र हैं। ठीक है, इस प्रकार से उनको संबोधित किया गया था। तो नेक्स्ट देखिए मैं आपको यहाँ पे और बता दूं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जो संघर्ष हुआ था, संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ कौन कौन सी थी। तो पहली जो संधि हुई थी सूरत की संधि, जो कि 1775 ईस्वी में। फिर पुरंदर की संधि हुई जो 1776 ईस्वी में हुई। फिर बड़ा गांव की संधि हुई जो कि 1789 ईस्वी में हुआ। फिर सालाबाई की संधि जो 1782 ईस्वी में। फिर बसीन की संधि जो 1802 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देवगांव की संधि हुई जो कि 1803 ईस्वी में हुआ। उसके बाद आपकी सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो 1803 ईस्वी में हुआ। फिर राजापुर घाट की संधि जो 1804 ईस्वी में हुआ। फिर नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में। फिर ग्वालियर की संधि हुई। फिर उसके बाद आपकी पूना की संधि और मंदसौर की संधि हुई। तो पूना की जो संधि 1817 ईस्वी में, ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में। ठीक है, ये दो संधियां जो ही एक ही वर्ष में हुई थी। ठीक, तो देखिए आप फैक्ट ढूंढा करिए, फैक्ट से ज़्यादा करके क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है पालखेड़ा का युद्ध जो है फ्रेंड्स, तो 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्ला के बीच हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, निजाम की हार हुई थी और निजाम के साथ मुगी सिवा गांव की संधि हुई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पे दिल्ली पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम जो है मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। फिर उसके बाद कह रहा है 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई थी। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी जो है वो बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बन गया था। नेक्स्ट कह रहा है 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। नेक्स्ट कह रहा है कि बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट कह रहा है झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। तो ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो झलकी की संधि हुई थी कहाँ पे हुई थी, कमेंट करके बताया करिए। आप लोग अगर ध्यान से क्लास देखें तो झलकी की जो संधि हुई थी हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य में हुई थी। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें मराठाओं की हार हुई और इस हार को नहीं सह पाने के कारण क्या हुआ, बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद क्या होता है माधव राव जो है नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बन गया और इसने मराठाओं की खोई हुई प्रतिष्ठा का पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। फिर माधव राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठाओं की पेंशन भोगी बन गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पेशवा जो है नारायण राव 1772 ईस्वी से 1773 ईस्वी में हत्या कर उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट कह रहा है पेशवा जो है माधव राय नारायण सेकंड की अल्पायु के कारण मराठा राज्याभिषेक की देख रेख जो है 12 भाई सभा नाम की जो 12 सदस्यों की संख्या थी वो एक परिषद करती थी और इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे।
तो 12 परिषद के महत्वपूर्ण क्या थे, वो सदस्य थे, और इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे। पहला महादजी सिंधिया और दूसरा कौन सी थी, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था और अंग्रेज जो थे फ्रेंड्स वो जेम्स ग्रांड टफ ने इन्हें मराठाओं का मैकियावेली कहा था। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि अंतिम पेशवा जो थे राघोवा का पुत्र बाजीराव सेकंड था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। ठीक है। फिर मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान जो है वो इसी का था। यह जो है ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया था 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी और इसके तहत क्या होता, कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखिए जो प्रथम आग्ल युद्ध होता है मराठा युद्ध, उसमें क्या होता है, प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में सालाभाई संधि के साथ खत्म हुआ। नेक्स्ट जो युद्ध होता है वो द्वितीय आग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक होता है और इसमें भोंसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी और इसके फलस्वरूप 7 दिसंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई थी। इसके बाद क्या कहता है कि तृतीय आग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1817 ईस्वी से 19 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि पेशवा जो हैं, पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम में सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकंड को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया था, जहां 1853 में इनकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पे आपका समाप्त होता है। कल से जो आपकी क्लास रहेगी वो मैं आधुनिक भारत की क्लास चलाऊंगी। ठीक है, आज की क्लास जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। मैंने आपको भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य में किस प्रकार शासन व्यवस्था थी, मराठाओं का उत्कर्ष, सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके समझाया है और बताया है। अगर आपको कहीं से कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। और जो नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है फ्रेंड्स वो ऑप्शनल होगी। ठीक है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को अटेंड कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।